पिछले एपिसोड में टैन्यू ने लुआ और उसके साथियों को बचा लिया था और फिर वे वहीं पर बाकी लोगों के आने का वेट करने लगे थे। इसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि इनको वेट करते हुए 1 महीना हो गया था, इसीलिए इनके साथ वाले सभी लोग तो यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अभी तक भी महंगाई यहाँ पर नहीं आई थी और इसीलिए टैन्यू को इसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन तभी सियाओ टैन्यू से कहने लगती है कि तुम्हें महंगाई के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो पूरी तरह से सेफ होगी और इसीलिए वो भी जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। तभी जियान भी टैन्यू से कहने लगती है कि हमें महंगाई के पावर में यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसके सामने कोई परेशानी भी आ गई तो भी वो इसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगी। फिर वो कहने लगती है कि अभी तो महंगाई का आइडेंटिटी टोकन भी पूरी तरह से सही है, इसीलिए मुझे लगता है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ होगा। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और कहता है मैं भी उम्मीद करता हूँ कि उससे कुछ भी नहीं हुआ हो। तभी इसी बीच हम देखता है कि उससे पीछे से महंगाई की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनते ही टैन्यू इस बात से काफी खुश हो गया था और हम देखता है कि वो तुरंत ही महंगाई के सामने आ जाता है, जहाँ पर की महंगाई भी तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि फाइनली तुम भी यहाँ पर आ गई। वहीं हम देखता है कि जियान भी इस बात से खुश हो गई होती है और वो महंगाई से पूछने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी देरी क्यों हो गई, क्योंकि हम तुम्हारे बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे थे। तभी सियाओ भी पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ था और क्या तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी। तब इस पर महंगाई कहने लगती है कि मुझे एटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के कुछ लोगों ने घेर लिया था, इसीलिए मुझे काफी टाइम के लिए उनके साथ में फाइट करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले उनमें से कुछ लोग बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन इसके बाद भी मैंने उन सबको हरा दिया। इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि तुमने मुझे जो टेक्निक दिया है उसके सामने भी कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टैन्यू को महंगाई के बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो महंगाई से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद वो सभी से कहता है कि अब लाइफ ट्री के लोकेशन पर जाने का टाइम आ गया है, जहाँ पर कि जाने में हमें लगभग 1.5 महीने का टाइम लगेगा और अब लाइफ ट्री डिवाइन लिक्विड को रिलीज करने वाला है। तब इसके बारे में सुनकर सभी लोग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं टैन्यू का अंदर लगता है कि ट्रेनिंग के पहले बहुत सारे लोग मेरे साथ में जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनमें से कई सारे लोग बहुत ही बुरे तरीके से मारे गए, जिसकी वजह से वे हमें ज्वाइन नहीं कर सकते और असल में मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना बेस्ट दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचा कर ले जाऊंगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब से तुम्हें मेरा हर एक बात को फॉलो करना होगा और जो कोई भी इसे वायलेट करने की कोशिश करेगा मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि वो सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे टैन्यू से कहते हैं कि हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मुझे बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए मैं तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ कि लाइफ ट्री के पास में सीसी अपने लोगों के साथ में छुपी हुई है, ताकि वो हमारे ऊपर आसानी से अटैक कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वे भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर वो इनसे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में याद रखना होगा कि जैसे ही हम लाइफ ट्री के पास में जाएंगे कोई भी वहाँ पर बिना परमिशन के कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए टैन्यू से कहता है कि हमें अपने एनिमी को तो मारना है, लेकिन इसके साथ हमें अपने आप को भी बचाना है। फिर टैन्यू कहता है कि उसके बाद हम डीमन गॉड पगोड़ा के पास में जाएंगे और फिर आखिरकार हम एंशिएंट हेरिटेज वेल के पास में जाएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि किसी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती और इसीलिए वे सभी टैन्यू की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी अपने स्पीड बोट को बाहर निकाल लेता है और फिर वे सभी यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे सभी ग्लेशियर की ओर जाने लगे थे, लेकिन असल में यह जगह बहुत ही ठंडी होती है, इसीलिए इनको यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होने लगती है और वे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है, क्योंकि यह तो बहुत ही ठंडी है। तब इस पर हुआंगफू कहने लगता है मास्टर तेनताई ने एक बार बताया था कि एंशिएंट ग्लेशियर आइस की केवल एक लेयर है, जहाँ पर एंशिएंट टाइम से इसके सेंटर में एक आइसबर्ग अपीयर हुआ था, लेकिन अभी तक भी इसका रूट केवल एक मिस्ट्री बना हुआ है। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहने लगता है कि बिना किसी वजह के ग्लेशियर में आइसबर्ग अपीयर नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसा लगता है कि इस जगह में जरूर ही कोई अजीब बात है। इसीलिए टैन्यू भी डिसाइड करता है कि अगर उसके पास में टाइम मिला तो फिर वो इसके बारे में भी चेक जरूर करेगा, ताकि वो इसके पीछे के रीजन के बारे में जान सके। इसके बाद अगला सीन में देखता है कि सीसी अपने लोगों के साथ में लाइफ ट्री के पास में बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसके साथ वाली एक लड़की आ जाती है जो कहने लगती है कि हमें तो यहाँ पर वेट करते हुए 3 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक भी हुआंगफू होली सेक्टर के डिसाइपल यहाँ पर नहीं आए हैं, इसीलिए क्या हमें किसी दूसरे जगह पर चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सीसी अभी यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि 10 दिन के बाद लाइफ ट्री डिवाइन लिक्विड को रिलीज करेगा और इसीलिए उसे यकीन है कि टैन्यू और उसका गैंग यहाँ पर जरूर आएगा। जिसके बाद हम देखता है कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे फिर से टैन्यू और उसका ग्रुप के आने का वेट करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू और उसके साथी भी अब यहाँ पर आ गए थे और इसीलिए वे लाइफ ट्री को देखते हुए पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि सीसी को भी इनके आने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो कहने लगती है कि जैसे ही वे स्पीड बोट से नीचे आएंगे मैं तुरंत ही मिस्टिक थंडर ब्लड स्पाइडर को अटैक करने का ऑर्डर दे दूंगी और इसीलिए इस बार उनमें से कोई भी जिंदा बच कर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद हम देखता
लगता है कि उसके साथी भी इसके लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहने लगता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने देर तक छुपे रहते हो। इसके बाद वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हम यहीं पर वेट करेंगे, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन है, लेकिन लाइफ ट्री से निकलने वाला डिवाइन लिक्विड केवल हमारा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीसी भी अपने लोगों के साथ में यहाँ पर आ गई थी और वो कहने लगते हैं कि आज तो हम फिर से मिल गए, लेकिन मैं तुमसे केवल इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा कोई लास्ट मैसेज है जो कि तुम अपने मास्टर तेंताई के पास में पहुँचाना चाहोगे, क्योंकि अब तुम्हें से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तब इसे देख टैन्यू को कहने लगता है कि इसके पास में तो कोई खास पावर नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि कहीं इनके पास में कोई दूसरा प्लान तो नहीं है। इसके बाद टैन्यू सिसी से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम हमारा सामना कर पाओगी, और वो तुरंत ही मिस्टिक थंडर ब्लड स्पाइडर को सामने आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखता है कि वो स्पाइडर इनके सामने आ गई थी, लेकिन अब इसे देखता है टैन्यू के साथ इस बात से काफी डर गए होते हैं और वे टैन्यू से पूछने लगता है कि आखिरकार ये कैसा मॉन्स्टर है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि यह लेवल 4 वाला मिस्टिक थंडर ब्लड स्पाइडर है जिसका बॉडी के अंदर पावरफुल थंडर पावर है। लेकिन तभी हम देखता है कि महंगाई सिसी के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ये ब्लड स्पाइडर तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस का मॉन्स्टर है। तब ऐसी बात सुनकर सिसी इसके ऊपर हंसने लगती है और कहने लगती है कि अगर ऐसा भी है तो तुम क्या कर लोगे, और क्या तुम ट्रेनिंग का खत्म हो जाने के बाद मास्टर तेंताई से इसके बारे में कंप्लेन करोगे। फिर वो कहने लगते हैं कि तुम इससे कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, इसीलिए तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर हम देखता है कि वो ब्लड स्पाइडर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। तब इसके बारे में सुनकर ब्लड स्पाइडर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो कहने लगती है कि ये तो केवल सोल प्यूरिफिकेशन के रिल्म में है, इसीलिए इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है और इसीलिए वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गई थी। तब इसे देखते ही टैन्यू के सभी साथी इस बात से परेशान होने लगते हैं, लेकिन तभी टैन्यू इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो। और फिर हम देखता है कि वो इसका सामना करने के लिए अपने मंकी डीमन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन भी स्पाइडर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम जैसा स्पाइडर मेरे मास्टर को मारना चाहता है। लेकिन हम देखता है कि स्पाइडर को मंकी डीमन से कोई भी डर नहीं होता और इसीलिए वो भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वही अब हम देखता है कि मंकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्पाइडर भी मंकी डीमन से कम नहीं होती, क्योंकि वो भी अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगती है, इसीलिए मंकी डीमन को इसका सामना करने में काफी दिक्कत होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपने फुल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर अब इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखता है कि वो यहाँ से काफी दूर जाकर गिरती है। लेकिन तभी हम देखता है कि सीसी इसके लिए टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि ट्रेनिंग में लेवल 4 वाले स्कूल बीस को लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसी के बात को रिपीट करने लगता है और कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो क्या हुआ, क्या तुम ट्रेनिंग के खत्म हो जाने के बाद जुगी मास्टर से इसके बारे में कंप्लेन करोगी। लेकिन असल में अब तुम इससे कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। तभी ब्लड स्पाइडर कहने लगती है कि मैं मंकी डीमन का सामना कुछ भी नहीं कर सकती और इसीलिए तुम जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि सिसी भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वे सभी तुरंत ही अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू भी इनको इतना आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सिसी को मेरे लिए छोड़ दो जबकि बाकी सभी को तुम मार दो। तब इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और हम देखता है कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके सिसी के ऊपर अटैक कर देता है। तब हम देखता है कि सिसी भी गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन हम देखता है कि टैन्यू ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो केवल एक ही झटके में इसे मार भी देता है। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने साथियों के सामने आ गया था, जहाँ पर हुआंको कहता है कि तुमने तो ताकत के मामले में हमें काफी पीछे छोड़ दिया। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता और फिर वे यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।